अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा जिन पे आज बात करेंगे। मुस्लिम सरबराह इजलास जो हुआ अभी कल खत्म हुआ है, उससे इजलास से फलस्तीनियों को दोहा में जो हुआ है, फलस्तीनियों को क्या फायदा हुआ, इस पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस्लामी सरबराह इजलास में इसराइल के खिलाफ मजम्मत के अलावा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा सका। इसके अलावा वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका। वजीर आजम के हर दूसरे दिन बैरूनी दौरों का क्या मकसद है। गुज़श्ता 2 सालों में वजीर आजम ने के जो मेरे ख्याल दर्जनों से ज्यादा दौरे हैं, उनसे कितनी सरमायाकारी हुई, उनसे रियासत पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ, ये डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को कब तक बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। इसके अलावा सैलाब की बदतरीन सूरत हाल और पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजम तारीख की बुलंद तरीन शरह पर। पाकिस्तान इस वक्त 94,000 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा का मकरूज हो चुका है। ये वो फिगर है कि जो तारीख पाकिस्तान की 78 साल तारीख की बुलंद तरीन शरह है। इसके अलावा रिलीफ का मुश्किल तरीन मरहला सैलाब जदगान की और बैरूनी दुनिया की खामोशी। पाकिस्तान, कतर और अरब दुनिया के बरक्स इसराइल से क्यों उलझ रहा है और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयां और अमेरिका का दोगला रोल, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बीमार मईशत, बेरोजगारी, सैलाबी बदतरीन सूरत हाल और करप्शन ज़्यादा रियासत जंग की मुतहम्मल हो सकती है। ये उस तनाज़र में है कि अब हम देख रहे हैं कि आलमी सूरत हाल जो तेज हो रही है, उसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मुझे तो हम आहंग नहीं लग रही है। हर रियासत जो है अपना आप बचाती है, लेकिन हम लगता ऐसे है कि शायद फिर पराई जंग में हिस्सा डालने चले या उसको घसीट के घर लाना चाह रहे हैं। मेरी मुराद इसराइल के साथ हमारा जो रवैया है, जो हमारा हेड ऑन क्लोजन है, उसके ऊपर है। और एक और अलार्मी खबर है जो कि अब खबर नहीं रहेगी, रूटीन बन चुकी है कि सैलाब के बाद आने वाले आटे समेत तमाम अशिया सरफ की कीमतों को पर लग गए। इन पे डिस्कस करेंगे आज। आखिर कब तक में मेरे साथ जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। राना आमिर जुल्फकार साहब है, वेलकम टू द शो जी। इनका ताल्लुक PMLN से है। इसके अलावा नासिर शाजी साहब हैं। शाही साहब, वेलकम टू द शो। और नदीम शेरवानी फ्रॉम PTI। राना साहब से शुरू करते हैं। राना साहब, मुसलमान सरबराह इजलास जो हुआ है दोहा में, इसमें फलस्तीनियों को कोई फायदा मिला आपको नजर आता है? क्योंकि सिर्फ मजम्मत की गई है, इसके अलावा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं काशिफ खान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका सवाल एक वैलिड सवाल है और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमान ममालिक की सरबराहान की ये भाग दौड़ हुई है, एक उठक बैठक हुई है, लेकिन फ्रूटफुल मैं नहीं समझता कि वैसे कोई फ्रूटफुल हुई हो, इसका कोई बेनिफिट फलस्तीन को हुआ हो। सर, एक शेर का मिसरा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तो इसराइल चूंकि डिक्लेयर कर चुका है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान उसने अंजाम तक पहुंचाना है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं। वो समझते हैं कि ये आग पराई घर में लगी हुई है जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि फलस्तीन से शाम, मिस्र और अब ये कतर में जो अटैक किया, ये एक वाज़ेह इशारा है बाकी ममालिक के लिए कि आंखें खोलें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो एक उठक बैठक हुई, एक महफिल हुई जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मदऊ किया गया, क्योंकि हमारे बगैर मुस्लिम ममालिक की मीटिंग या जो भी है मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर एटॉमिक पावर है और एक मजबूत आर्मी रखता है
जिसका हाल मुजाहरा अभी रिसेंटली कर भी चुका है कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी और ना को चने चबवाए। तो लेकिन इस ये जो अभी दोहा में मुनक्किद हुआ इजलास, जो इनकी मीटिंग हुई है, फलस्तीन को मैं नहीं समझता कि कोई फायदा हुआ या होगा। तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसराइल अब उस वहां तक पहुंच चुका है कि उस पर मज़ाकरात का या उस पर एहतजाज का आप देखेंगे कि इवन यूरोप में, अमेरिका में मिलियंस मार्च हुए, मिलियन का मार्च हुआ है। यूरोप में नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी फलस्तीन की, गजा की हिमायत में मिलियन मार्च हुए। अभी भी एहतजाज जारी है। जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जो बात तहजीब है, सिविलाइज सोसाइटी है, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एक जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर, लेकिन इसराइल की कान पर जूं तक नहीं रेंगती और ना ही रेंगेगी। बात वही कि लेकिन हाँ साहब, ये जो इस वक्त अटैक हुआ है, इसमें कतर का नुकसान नहीं हुआ है जी। कतर का आपको पता, फलस्तीनी रहनुमाओं को मारा गया है, और कहने वाले कह रहे हैं कि जी इसमें कतर भी इन्वॉल्व था। जैसे नेतन्याहू ने कहा कि जी मैंने अटैक करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था। गो के डिप्लोमेटिकली उसने उसको एग्री नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अनप्रडिक्टेबल आदमी है। लेकिन कल मार्क रूबियो का जो बयान था इसराइल जाके कि हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो एजेंडा है जिसमें अमेरिका और क्या उसका नाम है, कतर भी शामिल है, क्योंकि कतर का सारा डिफेंस जो है, डिफेंस बजट जो है वो अमेरिका को देता है। अब उसने कहा कि जी हम बढ़ा देंगे। वाकफान हाल ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद डिफेंस बजट में से कुछ हिस्सा हमें मिल जाए, लेकिन उसने अमेरिकन बजट को इंक्रीज करने का अंदिया दे दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान में भी अगर फलस्तीनी रहनुमा शहीद होते हैं तो उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली थी, क्योंकि उनके वेयर अबाउट्स, उनकी जगह जो है तो वो तो बाहर से पता नहीं चल सकती थी। तो ये सिनेरियो बड़ा खतरनाक नहीं है? स्पाइस जो हैं, दुश्मन के स्पाइस, जासूस हर मुल्क में होते हैं, एजेंसीज काम कर रही होती हैं। तो लेकिन ये कहना कि खुद मुल्क के सरबराहान या मुल्क मुलविस है, ये बात ठीक नहीं है। कुछ हो सकता है, ग्रेटर एजेंडे की भी बात है ना जी, आप जो भी बात कर रहे थे। जी वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब जब तक के अगर फिर भी अगर मान लिया जाए, लेकिन ये इसराइल का कतर में अटैक, चाहे हमास के सरबराहान कतर में मौजूद हैं, एक तो ये खुद कतर के लिए बड़ी बदनामी की बायस है और बायस नदामत भी है और बायस शर्मिंदगी भी है अगर कतर खुद उसमें इन्वॉल्व है, सारी प्लानिंग का हिस्सा है तो। लेकिन हाँ साहब, कतर इस पे उतना प्रोटेस्ट कर नहीं रहा है। उसने एक बयान दिया कि जी हम हक रखते हैं जवाबी कार्रवाई का। सर ये आपको पता है डिप्लोमेटिक सा जवाब सर, ये वही बात है कि आपके मार तो मैं बताऊं तो असल में जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। चलिए इससे रिलेवेंट एक और सवाल है, मैं पहले टेक ले लूं शाहिद साहब का, फिर आपकी तरफ आता हूं। कैसे देखते हैं जी सरबराह इजलास जो दोहा में हुआ है, मुजम्मत और मुजम्मत? काशिफ साहब, दोहा में जो इजलास हुआ है इससे फलस्तीन काज को बहुत नुकसान पहुंचा है, कतर को नुकसान पहुंचा है, इस्लामी उम्मा को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और हमें तो खैर पहले मालूम था कि इन सब के पल्ले, अरबों के पल्ले है ही कुछ नहीं, लेकिन ये बात पहले हमारे अपने दरमियान में थी। अब ये सारी दुनिया को पता लग गई है कि ये सारे मिट्टी के मादू हैं। देखिए, मजम्मत अगर खेलना था तो अपने अपने मुल्क में बैठ के मजम्मत तो जबानी कलामी सब कर रहे थे, दोहा जाने की जरूरत नहीं थी। जब दोहा में इजलास तलब किया गया और उसमें तमाम इस्लामी ममालिक को मदऊ किया गया तो इसका मतलब यह था कि इसराइल की जारियत के खिलाफ और गजा के मजलूम फलस्तीनियों के हक में कोई मजबूत लाहेअमल इख्तियार किया जाए और फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। मजम्मत तो हम पिछले 50 बरस से देख रहे हैं कि जनाब इसराइल एक नाजायज रियासत है और उसका क़याम जो है वो नहीं हो सकता और फलस्तीनियों का हक है और फलस्तीनी उनको मिलना चाहिए। यह जबानी जमा खर्च तो हम पिछले 50-70 बरस से सुन ही रहे हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि फलां ने मैदान मार लिया और पता नहीं क्या आसमान के तारे तोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब जबानी जमा खर्च है। देखिए, जब इजलास के लिए हमारे वजीर खारजा जा रहे थे तो मार्को रूबियो का उनको फोन आ गया था और मार्को रूबियो ने यकीन कहा होगा, डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कहा होगा आप जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े डिसेंट आदमी, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। और वहां पे जो कुछ हुआ वो यही था कि जी आप परेशान ना हो। देखिए, लेकिन कॉल क्यों करेगा, वो तो इसराइल चला गया। उसने कहा वहां पे जाके इसराइल की फेवर में मार्को रूबियो ने जो है वो स्टेटमेंट भी दे दी कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि इस्लामी ममालिक को करना क्या चाहिए था।
पहले तो वो जो 7-8 ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हम आपकी एम्बेसी बंद कर रहे हैं, उनके सफीरों को वापस भेजा जाता। उसके बाद जिन मुल्कों ने अपने यहाँ अमरीकियों को अड्डे दे रखे हैं, ये उनको कहते हैं जनाब उठाएं अड्डे, हमारे आपके ताल्लुकात खत्म। उसमें इतनी हिम्मत है किसी में? इतनी हिम्मत है किसी में? अगर हिम्मत होती तो अड्डे बनाने क्यों देते? ये अड्डे बने कैसे? देखिए ना, तकलीफ दे सवाल ये है, अमेरिका ने तमाम इस्लामी मुल्क और तमाम गैर इस्लामी मुल्क जो हैं, जो उसके अलाए नहीं भी हैं, उनको 2 बातों पे बेवकूफ बना रखा है। इस्लामी मुल्कों को ये बिलखुसूस अरबों को कहता रहा ईरान तो में खा जाएगा। भाई ईरान क्यों खा जाएगा? ईरान ने तो पिछले 70 वर्ष में किसी मुल्क पे हमला नहीं किया। चाहे वो ये वाले रिजीम देख लें, चाहे इससे पहले शाह ऑफ ईरान का आप जमाना देख लें, ईरान ने कभी किसी मुल्क पे हमला ही नहीं किया। सद्दाम हुसैन ने पहले अटैक किया था, ईरान ने उसमें अपना दिफा किया। अच्छा जी, अरबों को डराया गया ईरान से और पैसे बटोरे गए, अरबों को नचोड़ के खा गया अमेरिका। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ईरान ने डिप्लोमेसी से काम लिया, उन्होंने तमाम अपने बिरादर इस्लामी मुल्क जो हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए और बताया कि हमारे कोई जाराना अज़ाइम किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं है। अब देखिए ना, चाइना में जो मुलाकात होती है सऊदीज की और ईरानियंस की और सबके ताल्लुकात जो है अच्छे हो जाते हैं, तो फिर वो जो नया बदमाश पाल रखा, नया तो नहीं खैर पुराना बदमाश है इसराइल, उसने उसको पाल रखा है, फिर वो उससे डराता है। और अब बहाना क्या है कि जनाब दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्द, भाई सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका खुद है। उसने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की, उसने कोरिया में नहीं की, वो किस मुल्क के साथ नहीं करता? उसने वेनेजुएला के साथ दहशतगर्दी नहीं की, आजकल भी कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे पूरे अरब में, आलम अरब में, इस्लामी उम्मा में और गैर मुस्लिम मुल्क जो है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो चाहे उससे बाहर के मुल्कों, उनको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका पहले डराता है, फिर अपना असला बेचता है, फिर दूसरों के वसाइल पे कब्जे की जो है उसकी ख्वाहिश, उसको वो पूरा करता है और वहां पे अड्डे रखना चाहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा शाही साहब, पाकिस्तान, कतर और अरब दुनिया के बरक्स इसराइल से क्यों उलझ रहा है? हमारी डायरेक्ट लड़ाई तो उनकी कभी भी नहीं रही है। मैं तो उलझता हुआ देख ही नहीं रहा। देखिए ये जबानी मजम्मत हो रही है पिछले 50-70 वर्ष से। नहीं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कल जो ये कोई उलझना नहीं है। अभी आप देखा ना, इब्राहिम अकॉर्ड के लिए यही वजीर खारजा साहब ये बयान दे चुके हैं कि अगर सऊदी अरेबिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ये बयान और रिकॉर्ड है, और सिर्फ उनका नहीं है, बेशुमार और इस्लामी मुल्क भी हैं, सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहे हैं। अच्छा जी, इसराइल को अगर तस्लीम करना है तो किस कॉस्ट पे? पहले तो फलस्तीन को आजाद कराएं, फिर यहां से अड्डे खत्म कराएं अमेरिका के जो है, जो उसने दहशतगर्दी के लिए यहाँ पे आपकी ख्वाहिश है। देखिए ख्वाहिश तो अच्छी होनी चाहिए ना, ख्वाहिश तो वो होनी चाहिए जो इस्लामी उम्मा के हक में है, वो पूरी हो या ना हो। आप समझते हैं कि कोई इस्लामी उम्मा इस वक्त है, मौजूद है जी? कागजों में तो है ना जी, लेकिन इन सबके अरबों डॉलर अमेरिका में है, यूरोप में इन्वेस्ट है। आज ये जुबान से जरा ऊंची आवाज में बात करेंगे, वो इनके डॉलर फ्रीज कर देगा। जैसे शाह ऑफ ईरान के जमाने में अरबों डॉलर वहां पे पड़े थे अमेरिका में, उसने फ्रीज कर लिए, चूंकि मौजूदा रजीम को समझता है कि नहीं नहीं इनको नहीं होना चाहिए, हमारी पसंद की रजीम होनी चाहिए। तो उसका रवैया तो सारी दुनिया के सामने वाजे है। कैसे देखते हैं दोहा में जो फलस्तीनियों के हक में एक मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है, मुजम्मत और मुजम्मत, हम तो उनका माशी जो है वो बाइकआउट नहीं कर सके मुस्लिम उम्मा जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, ये जो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में एक फोटो सेशन हुआ है वहां पे, वो तो हुआ है और वो उसकी हद तक था और बयानात की हद तक था। जो आप बात कर रहे हैं कि बाइकाट की, मुझे ये बताएं इनकी क्या, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये बाइकाट करेंगे? एक सबसे बड़ी जो बेस है वो कतर में मौजूद है अमेरिका की, मेरा ख्याल है एशिया की सबसे बड़ी जो $14 अरब उनका बजट है उसका, और उसके बाद जो है आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बात करनी आंखों में आंखें डाल के, उसी दिन उसके बाद जो है हाजिरी हो गई, उनके वजीर जो है वहां पे गए हैं अमेरिका में, कतर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जाके उन्होंने जो है वो सारी अपनी क्लियरेंस दी है। और ये जो है ये खुलेआम एक बदमाशी हो रही है, और जो ये फोटो सेशन चाह रहा है, ये मजम्मत से बात नहीं बनेगी, ये मजाहमत से बात बननी है। और जितनी मैं समझता हूं कि अभी इन्होंने कितनी, जब ये ट्रंप ने ये विजिट किया है मिडल ईस्ट का, तो कितने उन्होंने गिफ्ट दे के उनको भेजा है उधर। और कतर की एक स्टेटमेंट आ गई जी कि हम जो है अपनी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है ये हम जो है वहां से निकाल लेंगे, आपको ये निकालने देंगे, वहां पे खरबों डॉलर की आपको उधर पड़े हुए फ्रीज कर लेंगे। सही कहा शराजी साहब ने। और जो इनकी जो बदमाशी है, इससे पहले मैं पीछे चला जाता हूं कि ईरान में जो फलस्तीन की जो टॉप लीडरशिप थी वहां पे शहीद की गई, और इसके वहां पे हुआ काशिफ साहब, वहां पे जो, और इनका जो है ना, ये जो है ट्रंप साहब, ये
सारी जो है इनकी सारी ये समझ लें कि पहले ये डराते हैं, डराने के बाद जो है ना ये टेबल पे ले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उम्मत मुसलमान जो हमारी जो नाम नहासी ये जो बनी हुई है OIC जो है, इसको अमली तौर पे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो हमारे वजीर आजम की आप बात कर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर की डिप्टी वजीर आजम जो बने हैं उनकी कह रहे हैं, ये सही कहा शराजी साहब ने कि इनकी क्या जरूरत है कि ये जाके वहां पे करें। और मुझे बताएं कि ये इतने घंटे आप तो कह रहे हैं जी उनको फोन आ गया। फोन जो है फोन क्या होता, फोन तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आने समझ रहे होंगे कि मैं फोन आ गया हमारे लिए बड़ी बात। वो तो वहां से वैसे ही उन्हें स्टेटमेंट जारी कर देते कि आपने ये करना था, मैं लेट जाना था। और जो एक मकरूज मुल्क है और खुद जो है ना वो आप देखें कि ना यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसका मतलब है ये ग्रेटर एजेंडा जो है ग्रेटर इसराइल का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। देखें इसमें जो है ना जो ये जो ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो ख्वाब तो नहीं है, काफी नहीं। उसमें क्या हुआ देखना शाम को उन्होंने क्या दिया, आप ईरान के बॉर्डर पे पहुंच गए, पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच गए। उसमें जो है ये मैं समझता हूँ हमारे हम बात कर रहे हैं OIC की और अपने इस्लामिक कंट्री, उससे ज्यादा तो यूरोप जो है ना यूरोप के लोग खड़े हो गए इस पे। आप देखें ना कितने एहतजाज हो रहे हैं। और वो जो गजा में जो इन्होंने मुहासरा किया हुआ है और बच्चों का जो वहां पे सबसे लेकिन शेरवानी साहब उस एहतजाज का इसराइल को क्या फर्क पड़ रहा है? वो जो अभी यूरोप वाला जो बात कर एग्रेशन तो अपनी जगह पे है। उन्होंने सबने कह दिया कि हम इसी जो मंथ है इसमें जो दो रियासती उनका जो फार्मूला है और UN की चार्टर के मुताबिक है कि इस पे अमलदरामद में हम तो इन पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। और वहां पे जो है ना अगर वो कौम जो है यूरोपियन जितने भी लोग हैं, मैं उनको समझ अवाम की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन की नहीं, जाहिर बात उनके इंटरेस्ट होंगे अपने गवर्नमेंट की, तो वो बिल्कुल इस पे एहतजाज भी हो रहे हैं। और जो मुहासरा इन्होंने किया हुआ है गजा का, और कितना इंसानी बहरान है, कितने बच्चे जो है रोजाना की बुनियाद पे शहीद किए जा रहे हैं, या किसने रोकी हुई इनकी इमदाद जो है, कौन सी बॉर्डर्स लगती है, सारे इस्लामिक कंट्री की लगती है। आप जो है ना मिस्र से देख ले दूसरा क्यों नहीं चल रही। तो मैं ये उनको ब्लेम करने की बजाय, हम इस खामख्याली में रहने की बजाय कि हम मुस्लिम है और हम की, मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए जो है ना ये शर्म की बात है कि हमारे बच्चे। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इसराइल का जो जारहाना कार्रवाइयां हैं बैक्ड बाय USA, लेकिन इसमें अब जो है जी, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि कतर खामोश है, अरब दुनिया खामोश है, पाकिस्तान जो है जो अपने उसके मसाइल बहुत हैं, हमने देखा कि इसराइल से उलझ क्यों रहा है। सॉवरेनिटी काशिफ साहब किसकी थी? कतर की थी। मैं तो यही कह रहा हूं कि उनका वजीर जो है वहां पे जाके पहुंच गया, दिया कि हक रखते हैं महफूज जवाबी हमले। ये क्या बात है कि आप किसी वहां पे पहुंच जाए और वहां पे जाके अपनी क्लियरेंस दे। अगर आपकी सॉवरेनिटी पे हमला हुआ है तो आपने वहां पे बैठ के कुछ करना है। आप सबसे पहले BS उनकी बंद करें, अमेरिकन को निकालें वहां से। इससे पहले क्या हुआ था वियतनाम से, वेनेजुएला की भी बात कर रहे हैं शराजी साहब। मैं समझता हूं कि ये लेटे हुए हैं। देखें वो शावेज ने जो कुछ किया अमेरिका के साथ, वो तो मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं हो सकता। देखिए ये गो के वहां भी रिजीम चेंज करवाया गया, और जो पाकिस्तान में जूतों में दाल बांट रही है वहीं पे उन्होंने वो किया। वो भी पाकिस्तान की तो अभी आप देखेंगे कि आगे क्या हालात है। क्यूबा और वेनेजुएला वो एक एंटायरली डिफरेंट उन्होंने काम किया, और अमेरिका को उन्होंने जिच भी किया था। आप क्या कह रहे थे? सर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्यों उलझ रहा है। आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान क्यों उलझ रहा है। जी, इसका जवाब ये है कि सर बानिया पाकिस्तान उस वक्त ये फरमा गए थे कि इसराइल इज एन इनलेजिटिमेट स्टेट। बिल्कुल ठीक, एग्रीड। और एक नाजायज रियासत है, पाकिस्तान उसको कभी नहीं मानेगा, चाहे सारी दुनिया मान ले, सारा अरब मान ले। आपकी इस बात से मैं लेके ना जी, इसराइल को कभी नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अभी थोड़े चंद यौम कबल ही हमारे जो वजीर खारजा भी हैं, नायब वजीर आजम भी हैं, मियां साहब के समधी भी हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर अब्राहम एकॉर्ड जो है सऊदी अरब मानेगा तो हम भी मान लेंगे। सऊदी अरब तो ऑलमोस्ट अगर ये हमला ना करता फलस्तीन पे तो वो तो इसे तस्लीम कर रहा था जी। सर पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है और एक मजहबी मुल्क भी है, मजहब से रुझान काफी ज्यादा है। तो हुक्मरानों की कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी ख्वाहिशात हो, लेकिन अवाम की जो ख्वाहिश है, जो विल है, वो अपनी जगह। आगे चले। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका। अब ये अजीब दौरे हो रहे हैं कि जी इनमें कोई एजेंडा भी नहीं होता, वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, और इतने फ्रीक्वेंट टूर्स जो हैं वो कोई प्राइम मिनिस्टर करता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम दौरों में हमने 2.5-3 साल में देखा पाकिस्तान के लिए कोई सरमायाकारी नहीं आई है, MOUs की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी समझते हैं। तो ये जो दौरे हो रहे हैं इनका मकसद क्या है, और ये जो सारी दौरे हुए हैं सरमायाकारी कहां पे हुई है?
सर अभी रिसेंटली जो दौरे हुए हैं उन्हीं को सामने रख लेते हैं। Right. इस दोहा के दौरे से पहले, कतर के दौरे से पहले वजीर आजम साहब गए कतर थे। की कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक दौरा किया है जी, उससे पहले इज़हार भी गए- अफसोस के लिए। जी पहले भी गए थे, तो इससे पहले गए हैं चाइना। अब चाइना में जो इजलास हुआ, जो ममालिक इकट्ठे हुए हैं, क्या आप उसकी अहमियत से इनकार कर सकते हैं? और जिस लेवल पे वो हुआ, उसमें नेपाल का प्राइम मिनिस्टर ओली भी था, जी जिसको बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट किया था चाइना ने और रशिया ने। जी उसका अंजाम देख लिया आपने, अमेरिका ने क्या किया। चले वो अपनी जगह, रजीम चेंज था, इट वाज अ रजीम चेंज। जी ठीक है वो हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमत का, ये प्राइम मिनिस्टर का एक बोल्ड और एक बहादुराना एक स्टेप है। अचीवमेंट बताए ना उस दौरे से लेके क्या है अचीवमेंट ये बता रहे हैं, अचीवमेंट बता रहे हैं। अचीवमेंट ये है कि अब चाइना पाकिस्तान का एक नेचुरल इत्तेहादी है, जिससे पाकिस्तान जुदा नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली जो हमारे जो बचपन का दुश्मन जिसको कह लें इंडिया, तो उसके साथ क्या चाइना ने हमें सपोर्ट नहीं किया? तो हम कैसे चाइना से कैसे जुदा हो जाएं? हम क्या कर रहे हैं चाइना के साथ, ये भी तो बताए ना। अच्छा, सर ML1 से चाइना विड्रॉ कर रहा है क्यों? खान साहब मेरा टेक ले लीजिए। शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 9-10 माह से मुज़ाकरा चल रहे थे के इलेक्ट्रिक को खरीदने के। जी पिछले वीक में उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज किया। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिक खरीदने से इनकार किया। वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल कंट्री नहीं है। हम बात करते हैं दोस्ती की, लेकिन मुल्कों के दरमियान में जब दोस्ती होती है वो मुफादात पर मबनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी ऐसे ही है। अब पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई जो हालात और जो इसका महल वक़ूअ जो इसके हालात हैं, हम दुश्मनों में शुरू से घिरे हुए हैं। अब हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि हम प्रॉस्परस हों, खुशहाल हों, या हमारे मुल्क में कुछ सरमायाकारी आए। तो आप अच्छा देख रहे चलिए हैं इसको ऐसे ले लेते हैं राना साहब। आप समझते हैं कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, ताकत के नए महवर हैं, यूनिपोलर नहीं रही। किसी जमाने में जी यूनिपोलर थी, अमेरिका था, अब मल्टीपोलर है। और अब ऐसा हो सकता है कि एज ए नेशन हम 2 या 3 ब्लॉक्स में पांव रखें और फिर हमें ये पावर्स जो है जीने दें। सर बात यह है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अब चाइना चूंकि हमारा बॉर्डर के साथ मुल्क है, हमारा इत्तेहादी भी है, दोस्त भी है, और मुश्किल वक्त में हमारे काम आने वाला मुल्क है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो सुपर पावर है, आज भी सुपर पावर है, जिसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। राइट, ठीक है, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इन ताकतों को नाराज करे। खसूसन चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसने बुरे वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। सी पैक का जो प्रोग्राम है अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में, और वो जब मुकम्मल हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो उसके बेनिफिट भी नजर आएंगे। तो ये दरमियान में इमरान, अभी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? सर इन्वेस्टमेंट एक तो हमारे जो हालात हैं उस वजह से नहीं आ पा रही। उसी को सुधारने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है। लेकिन जिस तरह दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, जैसे इसराइल ने दुनिया को तंग किया हुआ है, कतर में अटैक और मुस्लिम मामला हो रहे हैं, रशिया की यूक्रेन की जंग चल रही है, तो ऐसे हालात में कारोबार बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आना कोई ये आसान काम तो नहीं इससे होता। अच्छा नहीं फिर प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठ के सर, अपना घर ठीक करें? सर ये बचगाना बात है। ये कहते हैं कि घर में बैठ जाए सबसे ही इज नॉट ए फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट तो नहीं है वो। सर ये एक्सपर्टी है तो 20 ममालिक के एक्सपर्टीज तो आपको या मुझे सर, बना दें, जहाज दे दें, घूमते रहें। नहीं सर, हो सकता है हम भी कोई मैं foreign बताता हूँ affairs पे काम कर एक्सपर्टीज, लें। काशी साहब घूमना- मैं बताता हूँ एक्सपर्टीज नहीं, अब एक मिनट। और नताइज क्या है। कोई आपको इन्वेस्टमेंट आती नजर आई थी सर इन्वेस्टमेंट आएगी। एमओयू के अलावा? एमओयूज आर नॉट इन्वेस्टमेंट। सर एमओयूज ही बुनियाद होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट के बाद ही इन्वेस्टमेंट आती है। सही साहब, एक्सपर्टीज सुन लें जनाब। 45 अरब डॉलर मुल्क पे कब्जा था, तो कहा गया कि ये हुकूमत नाकाम है और इनसे बुरे लोग ही कोई नहीं है, लिहाजा इनको हटाओ और हमें मौका दो। आगे जनाब, अब पिछले नहीं। जो 2.5 बरस प्लस 1.5 बरस है, ये 4 बरस है, उसकी कहानी ये है कि 45 अरब डॉलर से 94,000 अरब डॉलर कर्जा हो चुका है। कोई मुझे शख्स ये बता दे, कोई एक्सपर्ट बताए कि ये जो इतना हैवी लोन आए और हैवी इंटरेस्ट पे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स मुफ्त में तो नहीं आ रहे, राह मौला तो हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, ये खर्च कहां हो रहे? कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। नहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट रही? कोई आप इन्वेस्टमेंट किसकी है ही बात नहीं। कर्जे आ रहे हैं ना जी, मैं इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। कर्जों वाला टॉपिक तो देखिए, आगे कर्जे लिए जा रहे हैं। अच्छा आगे चलें कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के दौरे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑलवेज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ कंट्री। ये जा रहे हैं कुछ ना कुछ हासिल कर लें। हासिल क्या कर लें कि जी दे दें, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और क्या।
देखिए नहीं, अभी तक रेट तो नहीं मांगी। नथिंग टू सेल, हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कोई आके इसमें इन्वेस्टमेंट करे। जिन लोगों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रखे थे वो विड्रॉ करें, चाइना की बात करें। देखिए शाह साहब, इस वक्त पोजीशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंग्लैंड पहुंच चुका है, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है सऊदी अरब गए हैं, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाना है, देन टू अमेरिका। मेट बी के कोई ग्रेटर एजेंडा हो, उसके ऊपर बात करनी है उन्होंने। जी एजेंडा है, मैं आपको पेश कर देता हूं क्या एजेंडा। पहले चाइना की सुन लें। वो पुरानी कहानियां हो गई, शह से मीठी तो हिमालय से ऊंची तो समुद्रों से गहरी दोस्ती। चाइना अब इस पे इन कहानियों पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है 2+2। आप कर क्या रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पर अपॉर्चुनिटी है, वन विंडो ऑपरेशन है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, चाइनीज की लाइफ का तहफुज है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमारे यहाँ हम कहते हैं सॉरी अभी तो कुछ भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अब हुआ क्या है, ये हमारे दोस्त जो कह रहे हैं ना कि जनाब वो चाइना से इन्वेस्टमेंट तो ये तो वो, भाई चाइना तो विड्रॉ करता नजर आ रहा है। ML1 से उसने विड्रॉ कर लिया। शंघाई कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक खरीदना चाह रही थी, उसने कहा हमने नहीं खरीदना। वो कहते हैं या तो मामला कोई कल सीधी नहीं है, ना सियासी ना समाजी ना अदरवाइज, तो ऐसी जगह पे कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। अब आप ग्रेजुअली चाइना को विड्रॉ करता देखेंगे, लेकिन चाइना चूंकि कमिट इतना कर चुका है गवादर की वजह से, ये सारा खतरनाक करार बात वो आपको हुई है छोड़ेगा तो नहीं। कि बड़े अरसे के बाद चाइना और इंडिया के जो आपस में ताल्लुकात बहाल हुए हैं, और स्पेशली एक तो तजारत के, कुछ डिफेंस की बात भी चल रही है उनकी। देखिए बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि 2+2 वाली बात है। हम हैं एक छोटी इकोनॉमी, हमारी आबादी है 24.5 करोड़, वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। लेकिन वो एक कंज्यूमर बात तो राणा साहब की समझ आती है, करप्शन नहीं कि है। हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये है कि जाहिर है कि 19% जो हमारा कश्मीर है वो चाइना के पास है, उसकी वजह से लद्दाख का जो हिस्सा है वो हमारा सेफ हुआ है। अगर चाइना से हमारे हालात बिगड़ते हैं और इंडिया के बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए तो खतरनाक बात नहीं होगी। नहीं कोई खतरनाक नहीं है। देखिए चाइना का इंटरेस्ट है ना, चाइना अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। हम तो लद्दाख को या इन अवे किसी हद तक गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर से आगे तो हम सोच भी नहीं ना सकते। मेन इंटरेस्ट जो चाइना का है इस इलाके में, वो इसको सेफगार्ड कर रहा है अपने मतलब के लिए। देखिए बैनुल अक़वामी ताकतों में जो है ना, वो दुपट्टा बदल बहनें नहीं होती, ठीक है जनाब, और टाई बदल और कोट बदल भाई भी नहीं होते, वहां मफादात होते हैं। चाइना अपना मफाद देख रहा है। अच्छा बात यह कि शारा कराक्रम है और उसके बाद जनाब सी पैक है। सी पैक से आपने क्या कमा लिया? हमें कहा गया मोटरवे आएगा गेम चेंजर, हमें कहा गया सी पैक आएगा जी गेम चेंजर। मुझे बताया ना क्या गेम चेंज हुई? 200 घराने हैं उनकी गेम चेंज हुई, 20 सियासी खानदान है उनकी गेम चेंज हुई। आपकी या हमारे एक आम वर्कर जो है टीवी चैनल के, मुझे बता दें उनकी क्या गेम चेंज? नहीं वो तो जाहिर है कि जिंदगी अजाब हो गई है। उनको तो इतना छोड़ा गया, तो नहीं कहता ना कि आप इसमें सर लूट मार के खा गए। हमें तो ये निजाम लूट मार के खा गया, हमें तो कुछ नहीं मिला इसके। जी शाह साहब, शेरवानी साहब, काशिफ साहब जैसे वजीर आजम के जो दौरे हैं, मतलब एजेंडा नहीं बताया गया, आपका टेक इसके ऊपर? जैसे राणा साहब पहले बात कर रहे थे, कह रहे जी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल नहीं है। इन्होंने खुद कहा है जो है, नहीं मैंने नहीं कहा इन्होंने कहा कि इस काबिल ही नहीं है कि हम जो है ना वो कोई इन्वेस्टमेंट ला सके हमारे हालात। तो जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसकी है, किसने निकाला ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, और एक बेहतरीन इकोनॉमी चल रही थी, 6 पॉइंट कुछ था हमारा GDP। और मुझे ये बताएं कि 34 जो है ना वो $1,000 जो था तब था इस पे जो है, अब $100,000 पे जो है ना ये 94। देखे अरबों के रोज ले रहे हैं, हर रोज ले रहे हैं, चला जाएगा और 10-15 दिन महीने तक ये चला जाएगा जिस स्पीड से चल रहे हैं। और जो आप बात तो शेरवानी साहब, कौन सा दौरे हुकूमत ऐसा था किसका कि जिसमें बैरूनी कर्जे नहीं लिए गए? देखिए जितनी स्पीडी ये ले रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि अब मुझे सबसे जो हम बात करने लगा, सबसे जो अहम फैक्टर होता है तजारती सारा आप निकाल के देख लें हमारा कितना पर डे के लिहाज से आप देखें क्या हम कह रहे हैं। अब इन बात सुने, इन जो फिगर्स आप कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, इनसे बात बहुत आगे निकल गई हुई है पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि ये बात कर रहे थे कि जी अब तो अलायंस की बात है, या जैसे शराजी साहब ने बात की कि इंटरेस्ट की बात है, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। अब इंडिया की इकोनॉमी जो है, उनकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, चले उनके भी अपने जो है ना हम क्यों कंपेयर अपनी बात कर। देखिए जो इन्होंने राणा साहब ने जो बात की है, मैं उसी पे मैं ये कहना हूं कि शवाशी साहब जो है अभी वो बाजी पायन और वालद जो है ना वो पहुंचे हुए हैं, वो भी चाइना में। इन्होंने इनके पास तो काजी साहब रेस लगी हुई है, पीपल्स पार्टी और जितने ये चोर डाकू हम पे मुसलत किए गए हैं और लाए गए हैं हम पे, इनका मुझे आप बताएं कि 3 पहले जो है
वो जो है अपना शहजादी साहिबा जो है टिकटॉकर, पहले वो चली गई, और उसके बाद जो है ना वो अपना ये कठपुतली जो है अदली वजीर आजम, ये पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, वो पूरी फैमिली टब्बर लेके जो है जरदारी साहब भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। और आप सियासी तौर पे देखें, बात ये है कि ऑपोजिशन उसमें पानी डलता है, जो एयरफोर्स का जो चार्टर ये लेके जाते हैं, आप ऑपोजिशन है ना जी, आपका रोल का देखे बात ये कि अपोजिशन को तो दीवार पे लगाया हुआ है, अपोजिशन को तो काशिफ साहब दीवार पे चुन दिया गया है। हमने मेरी बात सुनी, तो रिजाइन कर दीजिए। नहीं रिजाइन किस बात, तो आगे जो है मैं अगली आपको खबर देता हूँ, आगे इसी तरह भी जाने हैं हालात। अभी हम कायमा कमेटियों से निकले हैं, आगे हम ये जो एक मैं समझता कठपुतली सी चल रही है, नाम में आसी गवर्नमेंट। साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, देखिए बाहर आगे चले, टाइम थोड़ा टॉपिक ज्यादा होते हैं हमारे पास, कम हो जाता टाइम हर दौर में। अभी नून लीग का नहीं मैं कह रहा, पाकिस्तानी अवाम को कब तक बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? देखें यहाँ पे हर दौर में हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा चले इसी पे आ जाते, जो आपने बैरूनी जो सरमायाकारी है, शहबाज शीख साहब पहले गए उधर यूएई में, शुरू में जब इन्हें मुसल्लत किया गया, कहते जी हमें $1.5 अरब की मैं लेके आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, ये उससे पहले जो टोला था ये वाला, तो इन्होंने कौन से लेके आए? और जब हमारी गवर्नमेंट थी कहते तो ये बहुत है, कोविड के दौरान भी काशिफ साहब जो सारी जो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद वाली कैसे चल रही थी, क्या उसका क्या हाल है? वो चल रही थी ना, अब तो बंद हो गई ना सारी। किसने की है? इन्होंने किया एक अच्छा भला जो है ना वो ट्रैक पे चल रही थी, वही पाकिस्तान के मुताबिक जो है ये बेहतरीन चल रहा था। इन्होंने क्या किया, एक साहब पहले ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने उनके मफादात थे, वो इधर भी कह रहे थे सब ठीक है, उधर वो लंदन कमिटमेंट कर रहे थे। तो ये जो है ऐसे नहीं चलेगा, इसमें जो है स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और आनी भी इंशाल्लाह आएगी भी जरूर। राना साहब, अब सैलाब की बदतरीन सूरत हाल है, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजम जो है तरीक के बुलंद तरीन शरह पे है, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट आई थी 2022 में तो 40 से 44 हजार अरब डॉलर था, आज 94 अरब डॉलर, 94 से थोड़ा ज्यादा है, हजार अरब डॉलर है। आप क्या देखते हैं कि रिलीफ का जो मरहला है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम अभी तक देख रहे हैं कि बैरूनी दुनिया बिल्कुल साइलेंट है इसके ऊपर, इसकी रीजन बता दीजिए। और ये जो 94,000 अरब डॉलर का कर्जा है, ये हमारे आने वाली कितनी नस्लें देंगी जी? सर बात यह है कि पहले मैं अपने भाई की बात पे कमेंट कर दूं, बड़ा एतराज़ात और बड़े सवाल उठाए हैं नून लीग पर, मौजूदा हुकूमत पर। वो पीटीआई के है ना? पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई ने जब अपना दौर जो गुजारा था, बड़ा सुहाना दौर था, बहुत ही अच्छा दौर था, एक हैंडसम टीवी पे नजर आता था, बस इसके अलावा तो मेरा ख्याल है मुल्क में कुछ नहीं था। पेट्रोल डॉलर की कीमत बता दें उस डॉलर की, अगर आप उस वक्त जा रहे हैं तो फिर उससे जरा थोड़ा और पीछे जाएं कि 2013 से 2018 आपका कंपैरिजन आपसे पिछली हुकूमत से बस सर 100 साल पहले से नहीं है, कायदे आजम से नहीं है आपका 100 साल पहले नहीं। बात यह है कि जब पीटीआई आई, तहरीक इंसाफ आई, तो उस वक्त आपने ये क्यों नहीं कंपैरिजन रखा कि ये नवाज शरीफ ने ये काम किए हैं, नवाज शरीफ का दौर हुकूमत ऐसा था, तब क्यों नहीं आपने कंपैरिजन? तबाही उसी दौर की, तब क्यों नहीं कंपैरिजन? तबाही उस वक्त क्या था? शरीफ दौर 40 साल से आप ही लूट रहे हैं इस मुल्क को, आपकी पार्टी टेक लेने, फिर आप भी बात कर लीजिएगा। तो सर बात यह है कि ये बातें करना तो बहुत आसान है। जब न्याजी साहब, अगर न्याजी साहब ना जाते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था। खुद इन्हीं के लीडर कहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे है, डिफॉल्ट कर चुका था। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि डिफॉल्ट कर भी जाए, लेकिन ये कब का है जी उन्होंने डिफॉल्ट? ये बेहतरीन इकॉनमी चल रही थी उस वक्त, ये तो डीरेल किया है। एक बात है राना साहब, जब भाई अप्रैल इमरान खान गया है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, शरह तरक्की 6% थी, वो खराब हो तो वो तो नहीं। आपकी बता दें आप क्या है थी अभी ग्रोथ रेट? अभी अगर ये हुकूमत रह जाती तो आवाम ने इसको जूते मार। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब ये आपने सैलाब की बात की सर, ये इस वक्त का टॉपिक यही होना चाहिए। इस वक्त हमारा फोकस ही सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए। 15 दिन से वही प्रोग्राम 20 दिन से कर रहे हैं हम। सर बिल्कुल कर रहे हैं, मैं इस बात पे कोहिनूर चैनल को ये क्रेडिट भी देता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चंस भी रेलेवेंट है ना, साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रेलेवेंट है ये क्वेश्चन। इकोनॉमी का जो हमारे यहाँ पे क्राइसिस है, और उसमें जब सैलाब जैसी आफत आ जाए जी बिल्कुल, तो फिर परेशानी तो हमारे जैसे मुल्कों की बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है कि हम इन चीजों को आसानी से हैंडल कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ी गया सारा सर, ऐसा ही है। तो अब ये है कि अब आ गई है, एक आफत आ गई है, तो अब ये है कि लाएमल क्या अपनाया जाए कि अवाम जो इस चीज को भुगत रहे हैं, जो इस फेज से गुजर रहे हैं,
जिनकी जायदादें इसमें तबाह हो गई हैं। जिंदगी इंसान कीमती, इंसानी जिंदगी सबसे कीमती होती है, जान जो इंसान की, वो उसका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के कई डेथ रेट्स काफी हैं, और उसके अलावा रहने को ठिकाना नहीं रहा, माल मवेशी रोजगार के जराए खत्म हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान अपने जराये से तो रिलीफ नहीं कर सकता इतनी बड़ी, क्या ख्याल है? नहीं सर, ये मैनेजमेंट की बात है। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत गो कि हमारी हुकूमत इस लेवल पे, इतनी बड़ी लेवल पे जो तबाही आई है उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकती, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की कौम जो है, अवाम जो है, ये बड़ी सखी है, जनरस है, इसको अवाम को चाहिए कि इस मौके पर लेकिन वो तो आपकी गवर्नमेंट ने रोक दिया ना जी, वहाँ पे आप नहीं सर, ऐसा किसी को काम नहीं नहीं है सर, ये हमने प्रोपेगेंडा है कि कोई काम नहीं। देखिए हदीका कयानी साहिबा, उनको वो करना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया सर। आपने पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एम्बार्गो लगाया हुआ था, डीसी से एनओसी लिए बगैर ये काम करने की इजाजत नहीं थी, ये बात तो माने सर। वो एनओसी लेने में कोई रुकावट नहीं है, एनओसी समझते हैं कि पाबंदी नहीं है सर, इतनी वेवर्ड ब्यूरोक्रेसी और इतनी फिरौनियत से भरपूर। सर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी खुद मौजूद है, सैलाब ज़दगान के दरमियान मौजूद है, रिलीफ के लिए इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 94,000 अरब डॉलर का मकरूज हो गया पाकिस्तान, चले आपने नहीं किया, सारे हुक्मरानों ने किया, अब आगे होने क्या जा रहा है? सर इसी पे ये करना चाहिए कि हम आगे करें क्या, हमारा फोकस भी ये होना चाहिए कि पीछे जो हो गया तो वो तो हो गया, कि आगे अब क्या लाए अमल अपनाएं। अब होना ये चाहिए बेसिकली कि एक तो जितनी सियासी जमात हैं हमारे मुल्क में, उनको एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए। वो साथ तो है, ऑलरेडी 14 जमातें इक़्तिदार में बैठी हैं, अभी एक पेज, ओ भाई कौन सा एक पेज है? खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, कोई तो सही बात करें। आप तो आपके लीडरों वाली बात है कि एक पेज एपीसी होनी चाहिए, अफामो तफी पूरी, 14 पार्टियां बैठी इक़्तिदार में, और कोई अच्छी बात करने लगे उनको कर लेने दें। सर बात यह है कि मेरे मोअज़्ज़िज़ हैं, बड़े हैं, और कोई शक नहीं कि इनका एक पूरी गिरफ्त है। नहीं, आप करें, आप बात करें, बात करें। अच्छा, तो क्विकली करिए, टाइम मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हुकूमत जो है, हुकूमत का फोकस इसी चीज पर है। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बैरूनी दौरे हैं वो भी इसी मकसद के लिए हैं, वो कोई सैर करने को घूमने नहीं जाते इस चीज में। अब जिस लेवल पे वो आ चुके हैं, जितना वो दुनिया देख चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि अभी उनके अंदर कोई ख्वाहिश होगी कि वो बाहर सैर तफरी करने जाते होंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर, जिसको निभाने के लिए वो हर वक्त सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो हम कहें सर, वाह भी कर रहे हैं ना जी सर, उसी के लिए कोशिश हो रही है। अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ये 94,000 अरब डॉलर का आपके पास सजेशन क्या है? मैं इनसे भी पूछता हूँ सर। इसका सजेशन इसका यही है कि एक तो हमारी आपने कहा पॉलिटिकल जो सारी लीडरशिप पे बैठे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो है उसको परवान चलाना चाहिए। लोकल जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं उनके लिए सहूलियत ज्यादा। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें जो खत्म हो गई यहाँ से, सर उन्हीं को बहाल करना चाहिए, वो जरूरी है, और उसी पर हुकूमत का फोकस भी होना चाहिए, और कर भी रही है हुकूमत, किसी लेवल पर कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। देखिए इन हालात के बावजूद हुकूमत ने बेशुमार स्कीम्स निकाली हुई हैं, बेशुमार टैक्सीज दे रही हैं, गाड़ियां दे रही हैं, और लोन दे रही हैं, लाखों रुपए लोन जो है छोटे कारोबार के लिए हुकूमत दे रही है। लेकिन राणा साहब वो भी तो देखे ना, वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन लेके जिनसे आप आगे जो डेवलपमेंट के काम करते हैं वो भी तो गले पड़ते हैं ना सर। लोन लेके भी किया, जैसे भी किया जाए, हुकूमत भी यही कर रही है सर। देखिए बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये बैंकों से जो करोड़ों रुपए का लोन लेता है, कौन लेता है? बड़े बिजनेसमैन लेते हैं। बिजनेसमैन लेके इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चला के वो लोन भी उतारते हैं। मेरा सवाल वही रह गया, आपने जवाब नहीं दिया सर। मैं जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन क्विकली दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। सर ये हम इस चीज से माशी जो बहरान है, इस चीज से निकलने की सिमत जा रहे हैं। अगर हुकूमत को काम करनी दिया जाए, मुस्तकिल कौन रोक रहा है? तो आपका सर कर रहे हैं ना, तो सर कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। गवादर प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है, CPEC 2 भी काम शुरू हो गया है। हुकूमत भी अपने तौर पर चाइनीज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? चाइनीज हुकूमत से की उससे कर रहे हैं। चाइनीज ने न्याजी साहब के दौर में, न्याजी के दौर में नहीं किया चाइनीज ने। न्याजी के दौर में बंद हो गया था प्रोजेक्ट, आपके इल्म में होगा शायद, लेकिन चूंकि आप उस पर नहीं बोलेंगे, शायद आपका फेवरेट। अच्छा, 50,000 अरब डॉलर सर, क्वाशी साहब 50,000 अरब डॉलर का लोन लिया इस हुकूमत ने। पहले 45 था, अब 94 हो गया। 50 अरब डॉलर का हिसाब नहीं मिल रहा सर। हिसाब मिल रहा है, कोई दानिश्वर हिसाब मिल रहा है, हिसाब मिल जाएगा आपको चंद सालों में। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप वो कह रहे हैं मैं दूंगा साहब। नहीं, मैं आपको नजर आएगा। अगर आप, मैं आपको आज बता देता हूँ कहाँ खर्च हुआ, आज बताऊंगा। तासुब की ऐनक उतार कर देखें। शाही साहब मुझे ये बताइएगा कि देखिए हमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको अगर हम चंद मिनटों के लिए साइड पे कर दें, जिसने भी लिया है
ये 94,000 अरब डॉलर जो हैं ये हमने IMF के देने हैं, हमने देने हैं, इन्होंने नहीं देने हैं, लीडरशिप ने नहीं देनी है, वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ या इवन जरदारी। अब ये हमारी आने वाली जनरेशन ने देने हैं, अदरवाइज ये आपको पता है मल्टीप्लीकेशन इसकी होती रहेगी। अब इसका हल क्या है? सर हल जो होने जा रहा है ना वो बड़ा खौफनाक है। ठीक है जनाब, और अगर मैंने हल बता दिया तो कल चैनल बंद हो जाएगा। सिंपल एज दैट। जो एक्चुअली होने जा रहा है, हम तो फोर्सी कर रहे हैं ना, हम तो किसी जमात के नाम मेंबर हैं नहीं, और नाम उसके एयरपोर्ट तो हमने गिरवी रख दिए, मिनरल पूरा मुल्क गिरवी जनाब, पूरा मुल्क गिरवी। अब क्या हाल है? गिरवी अब हमारे पास क्या हाल है इसका? हमारे पास कोई हल नहीं है। यकीन करें, जितने डेट्स हो चुके हैं हम गर्दन तक उसमें धंस चुके हैं। इसका हल एक ही है कि जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उन्हें गर्दन से पकड़ लिया जाए। कौन पकड़े? जो लेके आए हैं। अब ऐसे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी है, फाइलें खुल गई हैं, नए केसेस खुल रहे हैं। लेकिन आप पूछ रहे थे ना कि 50,000 अरब डॉलर, मैं तो 94,000 अरब जी 45 पिछला है डॉलर का नजर आ रहा है। इस हुकूमत ने लिए 50,000 अरब डॉलर, टोटल हो गया 94। अब मैं आपको बता देता हूं ये कहां गए हैं। 20 से 22,000 अरब डॉलर हम IPPs को दे रहे हैं उस बिजली के लिए जो ना बनती है, ना बिकती है, ना खरीदी जाती है, ना हम आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। टोटल पैसा जो है IPPs के जो डेट्स है वो क्लियर करने में खर्च हो रहा है। बस ये कहानी। कोई हल है आपकी PTI के पास? काशिफ उसी साहब- के प्रोटेस्ट ही करना है कि कोई शैडो कैबिनेट भी बनानी है, कोई ऑल्टरनेट वो भी देना है, काशी साहब ये वो भी होना चाहिए ना। मैंने तो इमरान खान को भी कहा था कि 116 आपके पास कोई हल भी है इसका? 16 से नेगोशिएट हो गया, 100 आपका खून चूस रहे हैं, 100 IPPs हैं। काशिफ साहब जो बात आप कर रहे हैं PTI की, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे विजनरी लीडर थे उनको बेबुनियाद केसेस में जो चलो वो तो हो गया, नहीं, लेकिन देखिए- आपके पास तो देखें बजट आए, आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में शैडो बजट लेके आती है ऑपोजिशन, शैडो कैबिनेट बनाई होती है, आप लोग उधर क्यों नहीं आते हैं? बात यह है कि हम तो वैसे इस निजाम से निकल चलो रहे हैं। आपका लीडर अंदर है, हम इससे निकलने जा रहे हैं और इसका हाल जो है तो फिर निकल के हाल में इसका आएंगे। बता देता हूँ। हाल इसका क्या है जो राणा साहब बात कर रहे थे उसी पे मैं हाल इसका ये है। एक तो जो ये जो फोर्स जो भर्ती की हुई है ये वाली MNAs की MPs की, इसको राइट साइजिंग होनी चाहिए, छोटे जो है ना यूनिट होने चाहिए पाकिस्तान में, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और जो लोग करप्ट है उनका एहतसाब होना चाहिए। इंतजामी अमूर पे आप नहीं देखें बात ये है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बात अब कितने पहले जो है ना वो ये आया है अपना जिनका मामला था, गंदा वाला मामला था, चीनी वाला मामला था, IPPs वाला मामला था। कौन लोग हैं? यही लोग हैं। जब तक इस कंट्री में अवामी हुकूमत जो जैसे 8 फरवरी को और 9 फरवरी को डाका डाला, जब तक अवामी हुकूमत नहीं आती और यहाँ पर राइट साइजिंग नहीं होती है, क्या होगा? और ब्यूरोक्रेसी के लिए मैं आपको खबर और देने लगा। यहाँ पे जो हमारी जो मतहत जुडिशरी अदालतें जो है उनके लोग भी जो है ना वो रिजाइन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी कि जो ऊपर जो हमारी ये जो अदालतें हैं, आला अदलिया जो है, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए हैं। नहीं बड़ी अहम बात है, उनको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो वो नीचे कुछ ना कुछ इंसाफ चल रहा था नीचे वाली अदालतों में, उनको करने के लिए इन्होंने क्या किया, उनको जो है ना जैया देने के लिए कह रहे हैं आप अपने चेयर पे बैठना है, आपने बाहर के दौरे नहीं करने। हालांकि वो किसी उसके लिए भी जा सकते हैं, अपने किसी कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं। अब नीचे आला जो अदलिया उसके थ्रू उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ईमानदार लीडरशिप को अंदर दिया, उसके बाद इन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, पेका एक्ट लेके आए, फिर उन्होंने जुडिशरी में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम लेके आए। अब जो लोअर अदलिया जहां पे कुछ ना कुछ चल रहा था आम बंदे का, उसको भी ये कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो इसका हाल यही है कि साहब लास्ट क्वेश्चन है, ये करप्शन मुख्तसर जवाब दे दीजिए। ये मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि सैलाब के बाद लाहौर जैसे शहर में भी अशिया सर्फ की कीमतों को पर लग गए हैं। आटा भी बहुत महंगा बिक रहा है, जिसका क्रेडिट आपकी गवर्नमेंट लेती थी कि 1800 रुपया, 1900 रुपया, 2000 का मन मिल रहा है, हालांकि उसमें भी किसान का नुकसान हुआ था। कैसे देखते हैं आप उसको? एक तरफ तो आप जो है फ्लड रिलीफ की वीडियोस चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये अशिया सर्फ जो है, मुख्तसर जवाब दे दीजिए क्या करने जा रहे हैं? अशिया ये जो है इस्तेमाल की चीजें हैं, आटा वगैरह जो है, इनका सर ताल्लुक होता है डिमांड एंड सप्लाई। राइट। तो इसका डिमांड कम होगी, इसकी सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई, डिमांड तो कम नहीं हो, सॉरी डिमांड तो है, डिमांड तो बढ़ गई, आबादी तो उतनी है, सप्लाई कम होगी, क्योंकि जब शॉर्ट होगा डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। तो ये जब भी महंगी होती है कोई चीजें तो वो इसी वजह से गवर्नमेंट कोई सब्सिडाइज करने का प्रोग्राम, सप्लाई कम नहीं है सर, गंदम की फसल जो है वो मौजूद थी, इंपोर्ट भी हो गई, सप्लाई कहां से कम हो गई है? गवर्नमेंट
सप्लाई कहां से कम हो गई भाई, सब कुछ गंदम तो फसलें मौजूद थी। तबाह हो गई, क्या करते हैं आप? नहीं, उसके बावजूद जो इंपोर्ट हो रही है उधर भी तो देखे ना, वो चीनी इम्पोर्ट भी की तो import हो इम्पोर्ट रही की है। नहीं ना, अभी तो हर चीज खुली है जी। देखिए इससे पहले भी क्या हुआ है, पहले ये क्या करते हैं भाई, बेचते हैं, फिर अभी तो चले ये अपना तो सैलाब आ गया काशी साहब, जो सैलाब में तबाह हुई है गंदम, उसका इम्पैक्ट अगले साल आना है, अगले इसका के नहीं पहले आना। इस साल पे Thank you very much, टाइम खत्म हो गया। वो तो गोदाम इनके भरे हुए पड़े हैं। टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अवाम को जो है गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज इस वक्त करना चाहिए। इंसानी अलमिया बहुत बड़ा है और फसलें और मवेशी की तबाही बहुत बड़े लेवल के ऊपर हुई है। बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह।